हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग से भेंट मुलाकात हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग काम की बात करते हैं और झारखंड सचिवालय और अब हो सकता है झारखंड में होने वाले कुछ एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एक सीरीज़ प्रारंभ किया था बहुत पहले कि मतलब जो परीक्षा योद्धा बुक थी उस बुक को मतलब गो थ्रू करवा दिया जा रहा था, मतलब मेरे चैनल के माध्यम से। तो आज फिर से एक वीडियो आप लोग को, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बहुत पहले एक वीडियो डाला गया है परीक्षा योद्धा बुक से ही लेकर के। ठीक है, तो उसमें मतलब झारखंड का जो सामान्य परिचय है उसको मतलब उस वीडियो में कवर किया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है यह एक वीडियो में ना हो पाए तो 2 या 3 पार्ट में आएगा झारखंड के इतिहास का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये है, मतलब आप लोग को एक जानकारी देते हैं। परीक्षा योद्धा बुक जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, झारखंड जीएस का जो भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है तो वो मतलब एक जगह कलेक्शन किया हुआ है। आप चाहें तो इस बुक को खरीद भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये मतलब अच्छी किताब है इसलिए मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो। एक और बात कहना था कि आप लोग बहुत लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं। पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी बुक का पीडीएफ इस तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मतलब आप बुक खरीद लें या तो फिर यहाँ से वीडियो देख लें। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ देना उचित नहीं होता है कोई भी बुक के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग झारखंड का इतिहास आज शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। मतलब महाभारत काल के ऋग्वेद में वर्णित जो किक्कट प्रदेश है वो अभी किस जिले में आता है, झारखंड के किस जिले में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरिडीह में आता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी हम पढ़ते चलेंगे, आप लोग सुनते चलें, एक बार ध्यान से सुनें। अगर जिनके पास टाइम कम हो तो वो स्पीड बढ़ा करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखते चलेंगे, हम बार बार पढ़ नहीं देंगे कि ये कौन सा एग्जाम में आया है। आप देख सकते हैं मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन सारा का सारा ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को देखने से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। मैं ज़्यादा ये सब बातों पे नहीं अब बात करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्कखंड या कर्क खंड के नाम से भी मतलब संकेतित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से मतलब संबोधित किया है। तो उसमें कुक्कुट देश के नाम से, चाणक्य ने कुक्कुट देश के नाम से मतलब संबोधित किया है। तो यहाँ पे और भी दिया हुआ है नाम, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश या कुक्कुट के नाम से केवल है। टॉलमी द्वारा झारखंड क्षेत्र को मुंडल कहा गया है। फाहियान द्वारा कुक्कुट लाड कहा गया है। ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे, उन्होंने किलो ना सु फालाना कहा है, अर्थात इसका होता है कर्ण सुवर्ण। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये वर्ड दे करके, किलो ना सु फालाना का अर्थ क्या होता है, कर्ण सुवर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में मतलब बहुत पुराने काल में क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरीखंड। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका वर्णन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसको आप एक बार सुन भी लेंगे तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और वीडियो देखते रहें और क्या। ठीक है, मुगल काल में के दौरान झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो झारखंड क्षेत्र को मुगल काल केवल अगर स्पेशल पूछ दे तो उसमें कुकरा कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में कुकरा या खुखरा भी जैसा ऑप्शन मिलेगा उसके अनुसार से आपको मानना पड़ेगा। ठीक है,
तुजुक ये जहांगीरी में खोखरा नाम से कहा जाता था, अकबरनामा में कोकरा नाम से कहा जाता था, आईनी अकबरी में खंकरा कहा जाता था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, अभी जस्ट पढ़े, कुकरा के नाम से। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है इसमें, तो उतना बार यहाँ देने का कोशिश किया है सर ने। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में, झारखंड में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दालमी एक पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी तट पर स्थित है। दालमी जो है वो किस नदी तट पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी तट पर स्थित है। इसका जो डिस्क्राइब किया गया, व्याख्या दिया गया, उसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहाँ के दालमी और बुधपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ स्थान दियापुर दालमी के नाम से जाना जाता है। यह जो स्थान है दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुधपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ये मतलब यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, आगे बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया, तो ये इसको में पाया गया है। ठीक है, इसको गांव हजारीबाग में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर शैल चित्र दीर्घा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगर कोई भी दोस्त यहाँ आना चाहें तो मैं उनको अच्छे से घुमा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। एक बताओ भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो भी चाहें इस बारे में कभी आना है तो बता के आ सकते हैं, मैं अच्छे से घुमा सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करता हूँ। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ से पाए गए हैं, तो करहरबाड़ी और बरगुंदा। ये कहाँ पे पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के करहरबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों और कौन से इलाकों में स्थित नहीं है, तो देखते हैं मतलब कहाँ नहीं है इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ईचागढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है क्वेश्चन का व्याख्या लिखा हुआ। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरपुरा स्थल, असुरा साइट जिसको बोला गया, ये हंसा है, कुजला है, खूटी टोला है, सारिदकेल है, यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, इनके रख रखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खूटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट्स उपलब्ध हैं, है ना, वहाँ पे हैं। खूटी जिले में स्थित कुठार टोली कुंजला सादिर केल है। कुठार टोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे और व्याख्या है कि 50 एकड़ क्षेत्र में फैला सारिद केल खुट्टी तमाड़ रोड पर तंजना नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सारिद केल जो है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए व्याख्या को पढ़ा जा रहा है कि ये तंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में एस.सी. राय ने की थी। कुंजला खुट्टी के पश्चिम में स्थित है, इसकी खोज भी एस.सी. राय ने की थी। कठार टोली रांची के दक्षिण चाईबासा रोड स्थित है। खूटी टोला कोटरा नदी के तट पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है खूटी टोला किस नदी तट पर स्थित है, तो ये कोटरई नदी के तट पर है। जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। मतलब कौन कौन सा जो असुर साइट्स मिले हैं वो मतलब किस किस नदी के किनारे और किस किस जिले में है, ये यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म से विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं, तो इसमें इटखोरी, ये सब तो मतलब झारखंड में है ही नहीं। लुम्बिनी झारखंड में तो है ही नहीं, सारनाथ भी नहीं है, कुशीनगर भी नहीं है, तो इटखोरी जो है वो मतलब बौद्ध धर्म का अवशेष का मतलब दावा करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इधर
भगवान बुद्ध का मतलब झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं यह कहना तो कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र से भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, झारखंड में अनेक स्थानों से बौद्ध धर्म पर जुड़े हुए अवशेष बिखरे हुए पड़े मिलते हैं, जिनमें से चतरा जिले का इटखोरी एक प्रमुख है। ठीक है, इटखोरी अब बौद्ध साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय में यह कहा गया है कि बाद में गया के बाद यह सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। तो ये झारखंड के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे अवशेष यहाँ पे भी मिल रहे हैं इटखोरी से। आगे बात करते हैं हम लोग। चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर चंदन पहाड़ी अगर देखा जाए तो ये झारखंड में है ही नहीं। ठीक है, ये पहाड़ी जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, देखिए आगे व्याख्या पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, चंदन पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान लिखवाया था। तो ये चंदन पहाड़ी का जो शिलालेख है वो बिहार के सासाराम में है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो ये डी जो है कुनार, ये मतलब नहीं है। करहरबाड़ी, बादम, रामगढ़ एवं झारखंड के ताम्रपाषाण साइट है, जबकि कुनार ताम्रपाषाण साइट नहीं है। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कौन कौन साइट है, तभी आप नहीं वाले का आंसर दे पाएंगे, इसीलिए व्याख्या को भी पढ़ दिया जा रहा है। ठीक है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ 12 दरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से स्थानों से किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ 12 दारी इमारतों के अवशेष अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में ये स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं, मतलब बात करते हैं। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? कौन सा चीज़ पाया गया? तो वहाँ सिंहभूम में रोमन कालीन सिक्के पाए गए हैं। तो देखते हैं आगे व्याख्या इसका पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से पाए गए हैं, जबकि इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं, और जो कुषाण कालीन सिक्का है वो आपको रांची से मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा फिट कर लेता हूँ। ठीक है, आगे कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के के मतलब किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपको रांची से प्राप्त हुए कुषाण कालीन सिक्के। ठीक है, कुषाण सम्राट के कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क को जो प्रभाव था वो झारखंड से भी था। ठीक है, इसको की गुफाएं स्थित है कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। बादम के राजा कहने का मतलब जो रामगढ़ राज्य के जो राजा हुए हैं उन्हीं में से एक बादम के राजा हुए थे, तो उनका मतलब ये उपयोग में इस गुफा को लेते थे। ठीक है, इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों के पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकरे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद स्कोप से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी भी आकृति मिली हुई है। यहाँ पे मतलब आप आएंगे तो इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका शुरुआत मेसोलिथिक एज से माना जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या को थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल के युग से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल का कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। ठीक है, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मिलते हैं। ये आपका हुआ इतिहास का थोड़ा सा पार्ट, जो साक्ष्य मिलते हैं उससे हुआ। अब हम लोग प्राचीन राजवंश से क्या से कैसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1620 में तृतीय राजा महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह
प्रथम ने राज्य की स्थापना की, मतलब इन्होंने कौन से राज्य की स्थापना की थी, तो सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सरायकेला राज्य रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंहवंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई थी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले कि सरायकेला खरसावां जो सरायकेला रियासत का है उसके संस्थापक कौन थे, फिर हो सकता है पूछ दे कि खरसावां रियासत के संस्थापक कौन थे या स्थापना कब हुई, इस तरीके। तो ये सब क्वेश्चन यही व्याख्या पढ़ने से ही आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, प्रारंभ में कुंवर सिंह विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को एक अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सरायकेला खरसावां रियासत को बिहार जो राज्य था उसमें मिला दिया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग और क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से किस किस तरीके का पूछा गया है। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन था, तो इसका आखिरी शासक याद जरूर रखना है सरायकेला रियासत का, तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ये मेन याद रखना है, आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, सरायकेला रियासत का अंतिम शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे, और जो नागवंश का आदि पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, नागवंश का संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका मतलब व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे, प्रथम नागवंशी राजा थे ये। ठीक है, इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी में यानी कि प्रथम सदी जब चल रहा था उसी समय नागवंश राज्य की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है, सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को भी झारखंड के क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया था। इसका प्रमाण अभी देखिएगा, बनारस से आए भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया था। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। ठीक है, पहले क्या थे, इससे पहले कि मतलब केवल झारखंड में आदिवासी लोगों का ही वास था, लेकिन इनके आने के बाद झारखंड में गैर आदिवासी लोगों का भी वास होना शुरू हो गया था। ठीक है, इन्होंने करवाया भी। जैसे अभी देखें कि जो भवराय श्रीवास्तव थे जो बनारस के जो रहने वाले थे उनको अपना दीवान बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो ये दोईसा में करवाया था। इसे हम लोग झारखंड का हम्पी भी शायद इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, झारखंड का हम्पी दोईसा का किला को ही बोला जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसागढ़ में कराया था। ठीक है, यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जनशाल की राजधानी थी। इनके द्वारा पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया, जिसके प्रत्येक तल्ले पर 9 कमरे थे। ठीक है, नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे थे, जिसके कारण उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी, जिस कारण से मतलब यहाँ पे बनवाना पड़ा था इनको अपना किला। ठीक है, आगे बात करते हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित कब हुआ? नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय था वो दोईसा कब स्थानांतरित हुआ था, किस कारण से हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी है, दोईसा में युद्ध पराजित हुए। ठीक है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा युद्ध में पराजित होने के कारण से स्थानांतरित हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। मतलब जब फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी उस समय नागवंश का जो राजधानी हुआ करता था वो सुत्याम्बे हुआ करता था, लेकिन कौन सा वो नागवंशी राजा हुआ जिसने अपना जो राजधानी था सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा राजधानी कौन से राजा ने कहाँ पे ले गया था। ठीक है, यहाँ पे फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे को बनाया राजधानी, उसके बाद प्रताप राय ने सुत्याम्बे से चुटिया ले गया राजधानी। ठीक है, भीमकर ने चुटिया के बाद खुखरा ले गया राजधानी अपनी को, उसके बाद दुर्जन साल ने दोईसा, उसके बाद एनी शाह ने सतरंजी, यदुनाथ शाह ने अपनी नागवंश का जो राजधानी पालकोट बनाया, जगन्नाथ शाहदेव ने पालकोट भौरो बनाया और उदयनाथ शाहदेव ने रातूगढ़ में अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके से मतलब जो नागवंश का राजधानी है वो स्थानांतरित होता रहा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंद सिंह एक रामगढ़ राज्य के राजा हुए जिन्होंने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग और इसकी थोड़ा व्याख्या पढ़ते हैं। तो 18वीं सदी के में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया, मतलब जब तक वो जिंदा रहे तब तक विरोध किए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया। अंग्रेज अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तथा 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की ऊपर चढ़ाई की। मतलब उन्होंने जब जो कैमक है उन्होंने हजारीबाग के से मतलब 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के ऊपर चढ़ाई किया, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए थे। ठीक है, मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया और 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। वो आज का रामगढ़ नहीं है, वो उस समय का रामगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राजा के मूल राजधानी की बात किया जाएगा तो रामगढ़ ही थी। ठीक है, अब रामगढ़ राजा के कैसे कैसे मतलब रामगढ़ राज्य जो हुआ उसका जो राजधानी है वो किस तरीके से बदलते रहा और किसने बदला उसके बारे में देखते हैं। रामगढ़ राज्य का जो सिसिया उर्दा है उसको राजधानी बनाया बाघदेव सिंह ने। ठीक है, हेमंत सिंह ने राजधानी बनाया बादम को। बादम हमारे एरिया में ही पड़ता है, तो आप आएंगे तो मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद दलेल सिंह जो हुए वो रामगढ़ को राजधानी बनाए और तेज सिंह जो थे वो इचाक को राजधानी बनाए और ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो थे वो पद्मा को राजधानी बनाए। ठीक है, जो पद्मा वही पद्मा किला है वो रामगढ़ राज्य का ही मतलब देन है। ठीक है, जिनको अभी मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? तो ये है देवघर। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। देवघर एक हिंदी शब्द है देवघर, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा भगवान और देवी मतलब देव का निवास। देवघर को बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में भी हरित किवाना या केतकी वन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर के राजा गिद्धौर वंश एक हुआ था, उसके 10वें राजा अगर लिख दे तो और बढ़िया है, 10वें राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे पूछा ये भी जा सकता है क्वेश्चन कि देवघर का जो बैद्यनाथ मंदिर है उसका जो निर्माण है किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो यहाँ व्याख्या पढ़ने से यही फायदा होता है कि ये जो है गिद्धौर वंश के द्वारा मतलब करवाया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो ये सिमडेगा को कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, सिमडेगा में पूर्व कैसलपुर बीरूगढ़ का पुराना
परगना साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य की गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। ठीक है, गजपति शाही परिवार में वर्तमान में से सिमडेगा में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता था। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और ओडिया समुदायों के द्वारा बसा हुआ था। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा, जिसे तत्कालीन गजपति राजाओं और उनके अधीनस्थ द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पैरिश स्थापित किए गए। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र को कई ईसाई स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद की थी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये सिमडेगा का मतलब इतिहास थोड़ा सा जानने को मिला। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग कैसा मतलब ये वीडियो रहा ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन का वीडियो आप लोग के समझ लाया जाए ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। या तो हो सकता है बहुत लंबा वीडियो मैं बना दूं तो आप ना उसका आपके लिए फ्रूटफुल ना हो तो वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप जितना लंबा ड्यूरेशन का वीडियो बोलेंगे मैं उतना ही लंबा बना दिया करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि 45-50 मिनट तक का वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कितना लंबा वीडियो बना, उसके बाद फिर हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो ये शिखरजी कहाँ पे है? तो सबको ही जानते हैं कि ये गिरिडीह में है। ठीक है, पारसनाथ का पहाड़ी वहीं पे है जहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हुए उनका वहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 20 का जो निर्वाण प्राप्ति हुआ है वो पारसनाथ की पहाड़ी पे ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट था। ठीक है, जैन धर्म की इसका व्याख्या थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ गिरिडीह जिले में शिखरजी या संवेद शिखर भी बोलते हैं, ये पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किए। संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामकरण हुआ है। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कल्कि कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगा की यात्रा का संदर्भ है। मुंडारी में इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी, और ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम लोग चलिए बात करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोरे यादगा कई यात्रा का वर्णन है, जिसे मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का। ठीक है, चलिए, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो पारसनाथ में कौन कौन से मतलब समाधि लिए थे? तो समाधि लेना और एक निर्वाण की प्राप्ति थोड़ा अलग अलग है, तो देख लेते हैं। निर्वाण आगे वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 20वें और 23वें। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या है वहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति महासमाधि वहीं पे लिया है लोग। ठीक है, मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः मनुस्मृत और पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने पारसनाथ में मोक्ष की प्राप्ति यानी कि महासमाधि की थी। ठीक है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यहाँ पे कुछ छूटा हुआ लग रहा है। इतना ही क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया होगा। मैं पेज नंबर एक बार 15 और ये पेज नंबर 16, अच्छा इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, कंटिन्यू है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग झारखंड का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मध्यकालीन इतिहास को कल किया जाए। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो उसको अच्छे से कल कवर किया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।